गुड मॉर्निंग क्लास। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, अगला आर्टिकल है आपका। कल आप लोगों ने पढ़ा था क्या, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। ग्रहों के बारे में क्या बताया गया था, जो आकाशीय पिंड सूर्य के परितः एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करें, ऐसे पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करें, ऐसे पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। इन ग्रहों के संबंध में केपलर ने कुछ नियम दिए थे, ठीक है। 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इन नियमों को हमको पढ़ना है। तो केपलर का प्रथम नियम, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो ग्रह होते हैं, ठीक है, सूर्य के परितः कैसी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, ठीक है। कैसी कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में इलिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया कि सूर्य के परितः जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस प्रथम नियम को हम लोग कक्षाओं का नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम या ऐसा आ जाए कक्षाओं का नियम, इसको दोनों बोलते हैं, ठीक है, या कक्षाओं का नियम। तो ये हो गया तुम्हारा प्रथम नियम। प्रथम नियम के अनुसार केपलर ने क्या कहा कि जो ग्रह होते हैं सूर्य के परितः कैसी कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, द्वितीय नियम के अनुसार ये बताया गया कि जो ग्रह होते हैं, ठीक है, ये मानो तुम्हारा ग्रह है, ये तुम्हारा सोलर सिस्टम में बना लिया है। ये तुम्हारा एक दीर्घवृत्त बन गया, ठीक है। दीर्घवृत्त का ये तुम्हारा होता है दीर्घाक्ष, और इधर वाला जो अक्ष खींचा जाता है उसे लघु अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीय नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि किसी ग्रह का, ठीक है, सूर्य के परितः समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करता है। क्या कहा कि कोई ग्रह जो होता है सूर्य के परितः समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करता है। इसी कारण इस द्वितीय नियम को हम लोग क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं, ठीक है, या क्षेत्रफलीय वेग का नियम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पर तुम्हारा सन है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कोई ग्रह है। पॉइंट ए पर था, कुछ समय पश्चात पॉइंट ए से कहाँ पर पहुंच गया, पॉइंट बी में, मानो टी समय पश्चात, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एरिया बन गया, ये तुम्हारा एक एरिया, ठीक है, कवर किया, तो ऐसा हमने रोटेट कर दिया। फिर यहाँ पर पहुंचा, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है तुम्हारा सी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है तुम्हारा डी, ठीक है। टी समय में कितनी दूरी तय। तो ये जो तुम्हारे दो एरिया होंगे, ठीक है, कौन सा, ये जो सी एस डी ए और तुम्हारा कौन सा एस बी ए एस, ये एरिया तुम्हारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही द्वितीय नियम के अनुसार कहा गया कि कोई ग्रह सूर्य के परितः समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करता है, अर्थात ग्रह का क्या होता है, क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। वेल अच्छा, तुम पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर ये टी समय में इतनी दूरी तय की, यहाँ पर ज्यादा दूरी तय की। तो बेटा देखो, जब कोई ग्रह सूर्य के पास होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, चाल ज्यादा होता है, वेग ज्यादा होता है। तो ये जो सूर्य के पास वाली परिस्थिति में इसने टी ही समय में कितनी थोड़ी ज्यादा दूरी तय की, ठीक है, और इसमें टी समय में बस इतनी दूरी तय की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारे एरिया, ठीक है, सी एस डी सी और एस बी एस ए, ठीक है, ये क्या होंगे हमारी इक्वल होंगे। तो ये द्वारा था क्या, द्वितीय नियम। तृतीय नियम के अनुसार केपलर ने क्या कहा, तृतीय नियम ये है तुम्हारा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। इसको हटाओगे, कांस्टेंट लग जाएगा के आर क्यू, जहाँ टी क्या है तुम्हारा आवर्तकाल, आर क्या है उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी। तो तृतीय नियम के अनुसार केपलर ने क्या कहा कि किसी ग्रह का, ठीक है, किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमा काल का वर्ग, किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमा काल का वर्ग उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। औसत दूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देखो ये तुम्हारे एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, ठीक है, और सूर्य से उस ग्रह की दूरी क्या होगी, लगातार बदलती रहेगी। तो यहाँ पर औसत दूरी ले ली गई, मान लें कितनी दूरी है, आर दूरी। तो जैसे मान लें ये तुम्हारा ऑर्बिट है यहाँ पर, और ये सूर्य से यहाँ की कोई दूरी मान लें, औसत दूरी ले ली हमने आर। तो ये कहा गया कि किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाले औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे, एक नियतांक लग जाएगा, क्या हो गया, टी स्क्वायर बराबर क्या क्यू।
अच्छा, परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय किसी भी चीज का, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में लगा समय क्या होता है? परिक्रमण काल। मतलब ग्रह यहाँ था, ठीक है, यहाँ से यहाँ घूम के फिर यहाँ तक आए, तो इतनी एक पूरा सर्कल पूरा करने में इसको जितना समय लगा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल या आवर्त काल, जिसे हम लोग किससे, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात आती है तुम्हारी कि इन कैपिटल के नियमों से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है। कैपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, अगला आर्टिकल आता है तुम्हारा कैपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। कैपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला? देखो, न्यूटन ने बताया था कि जो सूर्य के प्रति जो ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, ठीक है, उनमें तुम किनको छोड़ दो? बुध को छोड़ दो और किसको छोड़ दो? प्लूटो मतलब यम, मतलब मरकरी और यम को छोड़ दो, तो सूर्य के प्रति अधिकांश ग्रहों की कक्षाएं क्या होती हैं? वृत्ताकार होती है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कल आप लोगों को बताया गया था कि जैसे प्लूटो अब तुम्हारा वो सोलर सिस्टम में प्लैनेट नहीं रहा, लेकिन उसको फिर ऐड कर दिया गया। तो पुरानी किताबों में जैसे लिखा था कि है अब हट गया है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, फिर ग्रहों की श्रेणी में ले आया गया, ठीक है, प्लूटो को। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी ग्रह का सूर्य के प्रति कक्षा क्या होती है? लगभग वृत्ताकार होती है। तो ये तुम्हारा मान लो एक सोलर सिस्टम है, ये बनाया गया यहाँ पर तुम्हारा सन है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा कोई प्लैनेट है। इस ग्रह का द्रव्यमान मान लो स्मॉल m है, और इस दूरी की त्रिज्या, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है तुम्हारी? स्मॉल r। तो अब जैसे कहा गया है कि चूंकि ये तुम्हारा जो ग्रह है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो जानते हो वृत्तीय गति में पढ़ाए थे कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र की ओर क्या करता है? एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो सेम प्रोसेस हर जगह लागू होगा, चूंकि अभी ग्रह भी इस सूर्य के प्रति वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है, तो इस ग्रह पर भी, ठीक है, सूर्य की ओर एक अभिकेंद्र बल लगेगा, जिसका मान क्या हो जाएगा तुम्हारा? F बराबर mv²/r। ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वृत्तीय गति में, जहाँ v क्या है तुम्हारा? इस ग्रह का मान लो कक्षीय चार्ज है, ठीक है, v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। a बराबर क्या हो गया? mv²/r, ठीक है, इसको बनाना समीकरण है। अच्छा, जैसे बात को हमने फिर लिखा कि v बराबर 2πr/t, चाल बराबर दूरी बटे समय। 2πr मतलब ये तुम्हारे वृत्त की परिधि, ठीक है, और कैपिटल टी आवर्त काल मतलब एक चक्कर लगाने में लगा समय। यहाँ से v बराबर क्या आ गया तुम्हारा? 2πr/t। v का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखो, क्या हो जाएगा? f बराबर m/r v स्क्वायर मतलब 2πr/t, ठीक है, इसका क्या हो गया? स्क्वायर। यहाँ से लिखोगे आगे f बराबर m/r, ठीक है, ये कितना हो गया? 4π² r²/t², ठीक है, 4π²r², ठीक है, इसको बनाना समीकरण 3। अच्छा, अब कैपलर ने क्या बताया था? कैपलर के तृतीय नियम के अनुसार अभी बताया था, है ना, t² बराबर kr3, ये होता है ना, इसको बना लो कोई समीकरण, मान लो समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4 से t² का मान कहाँ रखो? समीकरण 3 में रखो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? f बराबर m/r, ठीक है, 4π² r²/t² का मान कितना है? kr3। दैट विल बी कैंसिल, बचा क्या तुम्हारा? इधर से आ गया, कांस्टेंट वाले एक साइड कर लो, 4π² k को एक साइड कर लो, ठीक है, और इधर लिख दो क्या? m/r²। f बराबर 4π² k m/r², ठीक है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा ऐसे क्या ले सकते हो? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r², ये तुम जनरली लिख सकते हो ना, क्योंकि अल्पमानुपाती का चिन्ह हटाने पर कोई कांस्टेंट लिखते हैं, ये तुम्हारा पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, ये जो तुम्हारा व्यंजक प्राप्त हुआ, इससे न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे न्यूटन ने बताया कि ये जो बल लग रहा है, ठीक है, जो इस सूर्य और इस जो ग्रह है तुम्हारा, उसके बीच जो बल लग रहा है, वो तुम्हारा बल कैसा है? अभिकेंद्र बल है, जिसकी दिशा सदैव क्या होती है? सूर्य की ओर होती है, ठीक है। इस बल का मान उस ग्रह की सूर्य से दूरी के वर्ग के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, 1/, है ना, f इज
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा जो बल है, ठीक है, इस ग्राह की सूर्य से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि इस बल का मान उस ग्राह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, मतलब जैसे इस ग्राह का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा इस बल का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर न्यूटन ने ये बताया, ये तो यहाँ तक इनका कंक्लूजन निकला, इसको मानो समीकरण 5, ठीक है, यहाँ तक हमारा निष्कर्ष होता है। फिर न्यूटन ने बताया आपको कि ये बल परस्पर कैसा बल है, तुम्हारा पारस्परिक बल है। मतलब सूर्य अगर पृथ्वी या किसी भी ग्रह पर कोई बल लगाता है तो वो ग्रह भी सूर्य पर भी बल लगाएगा, ठीक है। ये नहीं कि केवल एक तरफा हो, केवल सूर्य इस ग्रह पर बल लगाए, ग्रह इस पर ना बल लगाए, ठीक है। मतलब ये बल तुम्हारा कैसा है, पारस्परिक अन्योन बल है। मतलब दोनों आकाशीय पिंडे एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो इस बल का मान तुम क्या ले सकते हो, ये तुम्हारा सन, ये जो सूर्य लिखा है इसका द्रव्यमान मानो कैपिटल है, तो इस बल का मान जो होगा इस सूर्य के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। इसको क्या ले सकते हो, F अनुक्रमानुपाती कैपिटल है। ये तुम बना लो क्या, समीकरण 6, ठीक है। समीकरण 5 और 6 से इसको क्या कर सकते हो, दोनों को मिला दो, F अनुक्रमानुपाती कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे, नया नियतांक लगेगा, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, कक्षा 8, 9, 10, 11 सब पढ़ते आ रहे हो, है ना। ये तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकल आया। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो बल लग रहा है ये केवल सूर्य और तुम्हारे ग्रह के बीच ही नहीं, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, ठीक है, तुम्हारे कोई भी दो पिंड ले लो, उनके बीच ये बल कार्य करेगा। मान लो कोई दो पिंड है जिनके द्रव्यमान तुम्हारे क्या हो, एक पिंड का द्रव्यमान m2 हो, दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या हो, m2 हो, एक पिंड का द्रव्यमान m1 हो, दूसरे का द्रव्यमान क्या हो, m2 हो। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यही क्या कहा गया कि केवलर के नियम से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले, इसके आधार पर बताया गया, ठीक है।